फ्लावर प्रोडक्शन के मामले में जम्मू कश्मीर हिमालयन स्टेट्स में सबसे आगे है। 2019-20 में जम्मू कश्मीर ने 31,000 मेट्रिक टन फ्लावर्स प्रोड्यूस किए और उन फ्लावर्स में मैं इस समय भदरवा में हूँ। डोडा भदरवा का लेवेंडर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जम्मू कश्मीर में फूलों की खेती आज से नहीं हो रही, सालों से होती आई है। हमने इस बारे में बात की पूर्व डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर से। सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। मेरे साथ है फॉर्मर डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर मिस्टर के शर्मा। मिस्टर शर्मा, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर हिमालयन स्टेट्स में अभी टॉप पर है फ्लावर प्रोडक्शन में, तो क्या पिछले सालों से ये इम्प्रूवमेंट हुई है या पहले भी जम्मू कश्मीर में जो फ्लावर प्रोड्यूस है वो हाई ही रहा है? देखिए, जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है, वो जो फ्लावर्स हम जो लगाते थे, चाहे वो ब्यूटिफिकेशन के लिए थे, घरों की ब्यूटिफिकेशन के लिए थे, चाहे वो रिलीजियस पर्पस के लिए थे, वो लोग तो लगाते थे, शुरू से लगा रहे हैं। तो जैसे जैसे ये इंट्रोडक्शन हुई हैं सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स की, तो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स में पैसे आते रहे हैं। उसमें फ्लावर ग्रोइंग जो है, ये दिस इज टू टाइप्स ऑफ फ्लावर ग्रोइंग। इसमें आप कैप्टिव कल्टीवेशन विद इन पॉलीग्रीन हाउसेस, वो कट फ्लावर्स होते हैं, और दूसरा लूज फ्लावर जो कि आप फील्ड में लगा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, जम्मू कश्मीर जो अब प्रेजेंट यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख है, ये तीनों अगर एरियाज़ देखें आप, तो इसमें फ्लावर प्रोडक्शन सारा साल होती रहती है एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ पीरियड में, सारा साल चलती रहती है। और एरियाज़ ये इतने प्रोडक्टिव हैं और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इतनी अच्छी होती है। जम्मू में ले लीजिए आप, दोनों सीज़न जो है फ्लावर्स लोग लगाते हैं। कश्मीर में देखिए, विंटर में जो है टेम्परेचर कम होने की वजह से क्वालिटी वहाँ पे बड़ी अच्छी आती है, फ्लावर्स ग्रोइंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। लाइक वाइज लद्दाख जो एरिया यूनियन टेरिटरी है, उसमें जो -30 तक अगर टेम्परेचर जाता है तो वहाँ पे प्रोडक्शन जो है बड़ी अच्छी होती है, डिजीज़ फ्री, इंसेक्ट फ्री, और बड़ा अच्छा जो है उसका इम्पैक्ट है। सो जम्मू कश्मीर सारी दोनों यूनियन टेरिटरीज़ मिला के ये इतने प्रोडक्टिव एरियाज़ के सारा साल हम यहाँ पे, एंड दिस कैन बी नंबर 1 इंडस्ट्री। जम्मू कश्मीर लद्दाख ये नंबर 1 इंडस्ट्री फ्लोरिकल्चर हो सकती है, प्रोवाइडेड इसमें गवर्नमेंट जो है वो उसमें एफर्ट्स करे, पूरे एफर्ट्स करे, तो ये बड़ा अच्छा है। यहीं पर समझ चाहूँगी, क्योंकि इनकम पर हेक्टेयर जो है फ्लोरिकल्चर में अक्सर काफ़ी हाई है फार्मर्स के लिए भी, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर कौन कौन से फ्लावर्स जो हैं वो फार्मर्स को उगाने चाहिए, जिसकी कल्टिवेशन वहाँ पर हो सकती है? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस भी जो है एक फैक्टर है। जैसे डोडा वाली साइड में देखा जाए तो वहाँ पर लेवेंडर की ग्रोथ अभी रिसेंटली उन्होंने कहा था कि लेवेंडर जो है वहाँ पर ग्रो करना शुरू किया जा सकता है। तो कौन कौन से एरियाज़ आइडेंटिफाइड ऐसे हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर फ्लावर आप अगर उगाते हैं तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी और फार्मर्स को फ़ायदा भी ज़्यादा होगा? देखिए, जम्मू के जो प्लेन एरियाज़ हैं, टेम्परेट एरियाज़ को छोड़ के, यहाँ पे 2 सीज़न अवेलेबल है। इसमें यहाँ जम्मू में मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है 95% तक, मोर देन 95% ये मैरीगोल्ड ही आता है। क्योंकि मैरीगोल्ड जो है उसके वो गार्लैंड्स वगैरह ही बनाते हैं, डेकोरेशन में भी यूज़ होता है, चाहे वो शादियाँ हैं, कोई फंक्शंस हैं। बता दो, गेंदे के फूल की बात की जा रही है, पूजा में भी इस्तेमाल होता है जो। तो ये गेंदे की जो है, इसके डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, कुछ हाइब्रिड्स हैं, और हाइब्रिड जो है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम किसी वक्त भी आप लगा सकते हैं। मगर जनरली जम्मू प्लेन्स में 2 सीजन्स हैं, एक जनवरी एंड दूसरा जुलाई। जुलाई का जो है वो कैश क्रॉप है, और उसमें लोग पैसा इतना कमाते हैं आप इमेजिन नहीं कर सकेंगे। 20,000 से लेके 40,000 पर कनाल, 20,000 से 40,000 पर कनाल। ऐसी कोई भी क्रॉप नहीं है, चाहे हाई डेंसिटी आप आर्चर्ड बनाएं, चाहे सीरियल क्रॉप्स लगाएं, चाहे कोई कुछ लगाएं। तो यहाँ जम्मू में प्लेन्स में 2 सीजन्स हैं जो लोग लगाते हैं यहाँ पे फ्लावर्स। और इसमें क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या इंसेंटिव है कि इन केस अगर कोई हाइब्रिड फ्लावर मैरीगोल्ड का लगाता है तो उसको 2500 रुपया एक कनाल का मिलता है। 2500 रुपये इंसेंटिव। वो उसमें प्रूफ दिखाना है पे मैंने एरिया लगाया, ये फूल लगाए हुए हैं। जब क्रॉप फुल ब्लूम में होती है तो वो उसकी फ़ोटो खींच के वो फार्म शार्म भर के, तो जो फील्ड फंक्शनरीज हैं वो वहाँ पे जाते हैं, उनको 2500 रुपया मिलता है। जो ओपन पॉलिनेटेड मीन्स के जो ग्रो होते हैं सीड से और फिर उनमें आगे सीड बनता है, तो उनमें 1000 रुपया पर कनाल के हिसाब से लगता है। तो 2500 रुपया अच्छा, दैट्स अ गुड इंसेंटिव। क्योंकि जो सबसे बढ़िया सीड है ना, वो 1800 से लेके 2000 तक
8 ग्राम एक पैकेट मिल जाता है, जो कि फार्मर 1.25 कनाल तक वो लगा सकता है मजे से। तो अगर सीड की कास्ट उसकी रिकवर हो जाती है इंसेंटिव में ही, तो बहुत बढ़िया है उसमें। तो पहले तो डिपार्टमेंट क्या करता था कि 25% इंसेंटिव पे ही फार्मर्स को दे देते थे हम, टू प्रमोट फ्लोरिकल्चर, फॉर प्रमोशन ऑफ फ्लोरिकल्चर। तो लोगों ने, अब 1800 रुपये का पैकेट होता था तो वो 450 रुपये देते थे, पैकेट ले जाते तो बड़े खुश होते थे। बाद में जो पैसा उनका वो 450 तो उन्होंने दिया, वो भी वापस उनको मिल जाता था और पैसे ज़्यादा मिल जाते थे इंसेंटिव, क्योंकि 2500 रुपया था। तो इसी तरह से ये जो है फ्लोरिकल्चर का, ये एक तो ये है। दूसरा जो है कैप्टिव कल्टीवेशन है। कैप्टिव कल्टीवेशन मीन्स फ्लावर ग्रोइंग इन पॉली ग्रीन हाउसेस। तो वो भी इनकरेज हुआ था, मगर वो इतना ज़्यादा इनकरेज नहीं हुआ, एरिया उसमें ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ। यहाँ पे जरबरा की क्रॉप लगाई थी लोगों ने, कट फ्लावर रोजेज़ वगैरह लगाए थे, मगर वो इतना ज़्यादा पिकअप हुआ नहीं। क्योंकि जो अगर आप महाराष्ट्र में जाएं, पूना में जाएं, तो वहाँ पे नंबर 1 है पूना। तो वहाँ पे एक फ्लोरिकल्चर पार्क है और साथ में HT हार्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ से लोग ट्रेनिंग लेते हैं। इवन जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं या बड़ी बड़ी पोस्टों पे रिटायर हुए हैं, IAS या डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, ये सारे उन लोगों को महाराष्ट्र गवर्नमेंट 4-4 एकड़ जगह देती है। तो वो वहाँ पे अंडर पॉली ग्रीन हाउसेज ये काम करते हैं। सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है और इतना ज़्यादा पैसा कमाते हैं। डॉक्टर कपल्स जो हैं वो कहते हैं जी ये सबसे अच्छा यही है। हमारे यहाँ पे जो फ्लावर ग्रोअर है वो आखिर है कौन है? क्या वो नॉर्मल किसान है, या हमारे यहाँ पे भी ये देखने को मिलता है कि कोई IAS है, कोई डॉक्टर है, वो इस तरीके से फ्लावर ग्रोथ में इंटरेस्टेड है? कुछ जैसे वो राजकुमार शर्मा, आप पढ़ते रहते होंगे अखबार में, बड़ा आता जाता है। तो जब फ्लावर शोज़ होते हैं वहीं भी उसको इनाम मिलते हैं। जहाँ वो कहीं पेंटिंग्स वगैरह का है उसको मेडल शेडल मिले हैं बड़े, वो डॉक्टर है। लोग इंटरप्रेन्योर्स कम हैं, फार्मर लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं। यहीं पे समझना चाहूँगी कि आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे भी जो फ्लावर प्रोडक्शन है हाई है, मध्य प्रदेश में हाई है, तमिलनाडु में हाई है, और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पर हमसे 10 टाइम्स ज़्यादा जो है फ्लावर प्रोडक्शन हो रही है। तो ऐसे क्या क्या क्लाइमेटिक बैरियर्स हैं जम्मू कश्मीर में जिससे हमारी प्रोडक्शन उतनी हाई नहीं हो सकती, या फिर और कोई रीजंस है जिसकी वजह से फ्लावर प्रोडक्शन हम करते तो हैं, हिमालयन स्टेट्स में तो हैं, लेकिन ऑल ओवर जब कंट्री की फ्लावर प्रोडक्शन देखी जाती है तो जम्मू कश्मीर कहीं स्टैंड नहीं कर पाता? जम्मू कश्मीर आप ठीक कह रही हैं, हमारे से हिमाचल जो है वो बड़ा एडवांस्ड है, बहुत ज़्यादा आगे चला गया है। अब कश्मीर का ही देखिए, अगर आप कश्मीर का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है बड़ी अच्छी हैं फॉर फ्लावर प्रोडक्शन के लिए, मगर वो आउटकम नहीं है जो कि बाकी हिमाचल में अगर आप देखें, हिमाचल में सीरीज़ ऑफ पॉलीग्रीन हाउसेस वगैरह लगे हुए हैं। तो इसमें जो हमारी संस्थाएं हैं, खास करके जो सुकास्ट है या लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, इनको एफर्ट्स करनी है भाई हाँ जी किस तरीके से ये फ्लावर कल्टीवेशन जो है उसको इंक्रीज़ करें। तो अगर वैसा होता है, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, कट फ्लावर जो है बड़ा लिमिटेड तक यहाँ जम्मू, मेरे रिटायरमेंट के बाद मैं पूछ रहा था, वो कहते हैं जी 1-2 आदमी जो है इनरोल हुए। यार खाली 1-2 आदमी, जबकि 50% इंसेंटिव है इसमें, 50% फार्मर को लगाना है, 50% हम करते हैं। दैट इज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल एज प्लांट मटेरियल 50% मिलता है। तो वो मैनेज कर सकते हैं। जैसे दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, इन केस अगर इंसेंटिव ये कम पड़ता है तो वो स्टेट लेवल स्टेयरिंग कमेटी जो बनी हुई है, पता नहीं यूनियन टेरिटरी में उसको क्या कहते हैं, मगर जो पहले था स्टेट लेवल स्टेयरिंग कमेटी, उसमें वो हम बताते थे भाई हाँ जी नहीं जी फार्मर को इतना पैसा लगता है ये क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, तो वो इंक्रीज़ कर देते थे वहाँ पे। इसी तरह से हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी ये देखना चाहिए, मैक्सिमम गवर्नमेंट सेंटर तो कर रहा है कंट्रीब्यूशन, मगर अगर हमारी यूटी भी अगर उसमें अपना वो रखे, कुछ हिस्सा रखे, शेयर रखे, फार्मर बड़ा, क्योंकि ये प्रमोशनल एक्टिविटी है। प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए पहले हमें उनका साथ देना पड़ता है, फिर बाद में वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, फिर अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं। शर्मा साहब, एक फ्लावर मार्केट बननी थी जम्मू में भी और कश्मीर में भी। कश्मीर में तो वो बन चुकी है, लेकिन जम्मू में पहले हाई कोर्ट का कुछ केस हुआ, उसकी वजह से मसला हुआ, अभी तक भी वो फ्लावर मार्केट नहीं बन पाई है। उस फ्लावर मार्केट का ना बनना कितना नुकसानदेह है, और साथ ही में उस फ्लावर मार्केट में जो कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स होने थे वो प्रोक्योर कर लिए गए, अब वो भी जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि कब फ्लावर मार्केट बनेगी तो उनका भी इस्तेमाल होगा, वरना तो वो मशीन्स भी ख़राब हो जाएंगी। तो ऐसे में इस फ्लावर मार्केट का ना होना कितना नुकसानदेह है जम्मू में फ्लावर प्रोडक्शन के लिए? देखिए, जो बाहर से फ्लावर्स आता है, जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट डोडा से आता है, मैक्सिमम भद्रवास एरिया से जो फ्लावर्स आते हैं,
जहाँ पहले रजौरी पूंछ से बहुत फ्लावर आता था, उनको एक सस्टेनेबल एरिया नहीं कहीं मिलता है भाई जहाँ जाके वो अपना प्रोड्यूस जाके उधर दें। ये तो ट्रेडर जो है वो तेज़ है, मिडल मैन तेज़ है, वो वहाँ पे खुद ही पहुँच जाता है, वो वहाँ से फ्लावर कलेक्ट करके ले आता है। अदरवाइज़ गवर्नमेंट ने फ्लावर मंडी छोड़ के रेफ्रिजरेटेड वैन्स, 3 रेफ्रिजरेटेड वैन्स ही श्रीनगर में तो मोर देन 10 के करीब हैं, तो यहाँ पे जितनी थी वो भी यूटिलाइज नहीं हुई। तो कोल्ड स्टोरेज भी जो था मुझे नहीं लगता है भाई 1-2 साल वो यूज़ हुए होंगे, उसके बाद में वो यूज़ नहीं हुए हैं। तो वो अगर वो बने यहाँ पे है फैसिलिटी है तो उसको इनको देखना चाहिए। रेफ्रिजरेटेड वैन जो है हमने कहा था भाई जो अब पंचायती राज सिस्टम है उसको इनकरेज हो रहा है, तो वो उसमें हम जो गवर्नमेंट अदारे हैं, पंचायत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको गाड़ी दे दें, वो आगे तेल डालें, चाहे वो वेजिटेबल्स लाएं, चाहे फ्लावर्स लाएं, चाहे वो फ्रूट लाएं। तो ये डिपेंड करता है, फार्मर भी इस मामले में थोड़ा सा वो इनकरेज नहीं हो रहा है भाई। हाँ, वो सोचता है भाई मेरा फूल जाएगा तो मैं ही तेल खर्च करूँगा सारा, और रेफ्रिजरेटिव ब्रांड्स में नेचुरली वो थोड़ा कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये लोगों में एक अच्छे तरीके से उनके दिमाग में ये चीज़ डालनी भाई आप इसको यूज़ करो, जब कलेक्टिवली आप करेंगे, इन्हें कोऑपरेटिव स्टाइल में करेंगे तो उनका खर्चा जो है बिल्कुल कम आएगा। अदरवाइज़ ये क्या करते हैं कि बोरों में डाल के ये बस के ऊपर लाते हैं, है, तो वो उससे क्या होता है कि फ्लावर जो है वो अगर उसमें मॉइस्चर है तो जल्दी जो पेरिश हो जाता है, ख़राब हो जाता है। यहाँ भी हम देखते हैं जिस वक्त सीज़न होता है दुनिया भर का फूल आता है, मगर जब मंडी में पहुँचता है तो वो डैमेज काफ़ी हो। अगर यहाँ पे कलेक्शन सेंटर्स हों, वहाँ से रेफ्रिजरेटेड वैन्स, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि 3 रेफ्रिजरेटेड वैन्स हैं, 3 डायरेक्शन से आएँ, अगर एक कठुआ से आए, एक पुंछ साइड से आए, एक भद्रवा डोडा वाली साइड से आए, तो वो एक यहाँ पे अच्छे तरीके से कोल्ड स्टोरेज में भी रख सकते हैं। अदरवाइज़ भी जो मैरी गोल्ड है ये तो ज़्यादा देर चल सकता है। बाकी जो दूसरे कट फ्लावर्स हैं वो भी उनको हम काफ़ी देर तक कोल्ड स्टोरेज, अगर फैसिलिटी है तो फैसिलिटी है, अब उसको अपडेट करना है या लोगों को कहना है। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक मैं समझता हूँ कि ये जो डिपार्टमेंट था फ्लोरिकल्चर का, ये स्टेट गवर्नमेंट में इसको बड़ी तरजीह मिलनी चाहिए थी, इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए थी, वो बिल्कुल नहीं मिली। क्यों? आज़ाद साहब के टाइम पे भी आपको पता है ट्यूलिप गार्डन बना, तो ट्यूलिप गार्डन में उस वक्त एक ही डायरेक्टर था, मैं ही होता था। तो उसके बाद में यहाँ पे फ्लावर गार्डन बना, तो वो ट्यूलिप गार्डन जो है वो हर साल ट्यूलिप लगाते हैं और लोग देखो कितना उनको होता है भाई। हाँ जी, इवन नेदरलैंड ने बड़ी अप्रिसिएशन भेजी थी भाई, हाँ जी ये हमारे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कश्मीर में, रादर एशिया में भाई एक ट्यूलिप गार्डन बना है। वो कोई 72 एकड़ एरिया था जो उस जहाँ पे लगाया हुआ, मगर ये सारी चीज़ें आगे इनकरेज नहीं हो पाई। क्यों? मैन पावर है ही नहीं। वो जो जब से डिपार्टमेंट बना 1969 से, उसके बाद में तो पोस्टें आई नहीं है डिपार्टमेंट में, बाइफर्केशन भी हो गई। 50 अफसरों के ऊपर 2 डायरेक्टर बन गए, मगर वो बाइफर्केशन नहीं हुई। तो ये सबसे ये चीज़ था कि इस सेक्टर को, क्योंकि टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है सारी फ्लोरिकल्चर पे अगर आप देखें तो मैं कल भी वो शर्मा साहब से बात कर रहा था वहाँ, भाई वो कहता है यार आपका रोल बड़ा है, मगर अब हम थोड़ी सी परेशानी है क्योंकि इसको रीऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नहीं हुई। जो लोग जैसे थे, अब मैं अगर रिटायर हुआ, मेरा बैच जो है सारा रिटायर हो गया, तो आगे और उन्होंने वो क्या कहते हैं जो नए ऑफिसर आए हैं 2010 के बैच के, वो जॉइंट डायरेक्टर लेवल तक पहुंच गए। मगर प्रॉब्लम ये आ रही है कि ना उनकी रेगुलेशन हो रही है, ना नए लोग आ रहे हैं। विद द रिज़ल्ट मैन पावर की वजह से ये चीज़ें सारी जो हैं पीछे हटी हैं। गवर्नमेंट को चाहिए भाई इसमें इसको इम्पॉर्टेंस दे और डिपार्टमेंट की ऑर्गेनाइजेशन करे और सेटअप अच्छा बने। आखिर में शर्मा साहब, जम्मू की आपने बात की कि जम्मू में मैरीगोल्ड जो है उसकी प्रोड्यूस ज़्यादा है, बाकी जो एरियाज़ हैं चाहे वो डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़, रजौरी, पुंछ हैं या फिर कश्मीर के जो इलाके हैं, वहाँ पर कौन सी फ्लावर की वैरायटी है जिसकी कल्टीवेशन की जा सकती है जो उनकी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सूटेबल है और ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है? मैं पहले जम्मू डिवीज़न की बात करूँगा। जम्मू में हमने जम्मू डिवीज़न में ये इनकरेज किया था इसका एरोमेटिक प्लांट्स का। एरोमेटिक प्लांट्स भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के तहत आता है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर इन J&K के स्टेट। ये नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स हैं, सेंटर इनको बड़ा कुछ कर रही है। तो जो जैसे आपने कहा लवेंडर जो है इस वक्त इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन है वहाँ पे, और वहाँ पे सीधा जो फार्मर है वो सीधा प्राइम मिनिस्टर से बात करता है
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है तो सीधा बात पूछना है वहाँ पे, तो वो एक ग्रुप को लेके लीड कर रहा है। और इतना ज़्यादा आप हैरान होंगी कि वो एक छोटे से खलियानी के पास में एक गांव है, वहाँ का रहने वाला है, और इतना ज़्यादा उसने लोगों को साथ में जोड़ लिया है। अब IIIM में भी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने भी 5 यूनिट वहाँ पे लगाए हैं ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए, डोडा में 5 यूनिट्स डोडा में। तो ये एक्टिविटी उस डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा प्रमोट होगी एज़ कम्पेयर टू रामबन एंड किश्तवाड़। डोडा डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा ये हो गई। और लवेंडर जिस वक्त फ्लावरिंग में होता है, ये क्या कहते हैं, इट इज़ पार्ट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। लोग देखने आते हैं भाई लवेंडर पार्क, वेरी ब्यूटीफुल, कलर भी उसका ऐसा है और उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है। आपको बता दो 12,000 रुपये किलो इस वक्त उसका रेट है तेल, उसमें ऑयल एक्सट्रैक्शन होता है दुनिया भर का। इसी तरह जो हमारी यहाँ पे बैरन लैंड है जहाँ पे कुछ नहीं होता, हम फार्मर्स को कहते हैं आप वो लगाओ लेमन ग्रास। लेमन ग्रास इतना, लेमन ग्रास, रोज़ा ग्रास, ये सिट्रनोल एक में होता है, जो रोज़ा ग्रास है उसमें जेरिनियोल होता है। तो ये जो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ये एक में गुलाब की खुशबू आती है, एक में नींबू की। जैसे आप देखते हैं भाई हाँ जी नींबू की ताजगी, वो नींबू की ताजगी नहीं है, दैट इज़ लेमन ग्रास। तो ये जो बैरन एरियाज़ हैं इसमें इतनी ज़्यादा ये अच्छा ये निकल सकता है। अभी पीछे आपने शायद देखा भी होगा कि DC रियासी ने बड़ा एक फंक्शन किया और लोगों को बुलाया, वो सारी जानकारी हमारे से लेके उन्होंने फिर भाई हाँ जी डिफ्यूज़र कैसे बनाने हैं, वो पॉटरी में वो डिफ्यूज़र बना रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करके तो उसमें 2-3 ड्रॉप डाल देते हैं एरोमा के, तो खुशबू हो जाती है सारे घरों में। ये आजकल बड़ा कॉमन हो रहा है। इसमें आप किसी को डिप्रेशन है वो भी इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं ये। और वैसे भी हेल्थ वाइज अगर देखा जाए इसमें कोरोना काल में भी एक बहुत अच्छा तरीका था। तो ये लोगों को इनकरेज कर रहे हैं। अब फिर फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मुझे कल ही पता चला है कि परसों मीटिंग हुई है IIIM की, ये एरोमा मिशन 2nd शुरू हो गया। मैं 2 साल वहाँ पे काम किया हुआ है, मैं एज एरोमा एक्सपर्ट मैंने वहाँ पे काम किया। लोगों को काफ़ी, मैंने हर जगह पे जाके ये लोगों को अवेयर किया, मगर लोग आते हैं, उनके डोर स्टेप पे जाना पड़ता है। अगर आपने कोई भी एक्टिविटी प्रमोट करनी है उनके डोर स्टेप पे जाना पड़ता है। वो चीज़ें जो हैं वो लैक कर रही हैं, आइदर बिकॉज ऑफ मैन पावर यही डिपार्टमेंट में। और दूसरा ये है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक स्कास्ट, इनको जो है इसमें बड़ा ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए थी, वो तरजीह वहाँ पे मिली नहीं। हम ICR की मीटिंग्स में भी बोलते थे काफ़ी भाई हाँ जी ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो चीज़ लैक कर रही है। जैसे यहाँ पे क्लाइमेट के हिसाब से दुनिया भर के आप वो लगा सकते हैं अंडर कंट्रोल सिस्टम, ये क्या पॉली ग्रीन हाउसेस वगैरह। तो ये फार्मर को आना चाहिए, आगे आना चाहिए, और इसमें बड़ी ज़्यादा इनकम है, हद से ज़्यादा इनकम है और बड़ा प्रॉफिटेबल वेंचर है। मगर फार्मर नहीं आता है, हमारे लोग वहाँ पे पहुँच नहीं जाते हैं, वो अवेयर नहीं होते हैं सिस्टम के साथ में। तो कोशिश है कि ये जैसे वैली में आप देखें सिथ है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हार्टिकल्चर, तो वैरायटीज़ जो वो लगाते हैं कोई मुकाबला नहीं है उनका, अच्छी प्रोडक्शन है, पर यूनिट एरिया बहुत ज़्यादा। तो इसी तरह से ये जो हैं, चाहे वो IIIM है, इनको भी मैंने कहा है, IIIM वालों को भी, CSIR वालों को भी, आप फ्लोरिकल्चर को भी इनकरेज करें। आप मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स को करें, इसको भी करें। मुझे लगता है शायद थोड़े टाइम में ये फ्लोरिकल्चर को भी इनकरेज करना शुरू कर देंगे, और ये दिस विल बी वेरी गुड इंडस्ट्री। दूसरा ये है कि जो भी इस वक्त यूनियन टेरिटरी है, इसके जो बड़े हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एरियाज़ जो गवर्नमेंट लैंड्स ऐसे पड़ी हुई हैं, वेस्ट लैंड्स हैं, चाहे वो फुट हिल्स हैं फॉरेस्ट की, वो एरियाज़ को यूटिलाइज़ करें। वो मेडिसिनल एरोमेटिक इतना ज़्यादा स्कोप है, हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं, जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं हमारे यूनियन टेरिटरीज दोनों की, तो ये जो बेसिस हैं इसके फॉरेस्ट एरियाज़ जो हैं, जो थोड़े बहुत लेवल्ड एरियाज़ हैं, जहाँ थोड़ी माइल्ड स्लोप वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पे ये सारा मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स लगाने चाहिए। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एरोमा एक, आप देखिए इन कमिंग टाइम एरोमा इंडस्ट्री विल बी नंबर 1 इंडस्ट्री। हर एक, जब हम सुबह उठते हैं, कोई देखो आप रोज़ वाटर स्प्रे कर रहा है फेस पे, इसी तरह जब नहाते होते हैं हम अच्छा साबुन देखते हैं भाई खुशबू, इसी तरह से वो लवेंडर सोप है या दूसरे मेरे पास हैं पड़े हुए सारा कुछ। मेरा मतलब है कि ये लोगों को हम इनकरेज कर रहे हैं, मगर इसमें लोगों को भी
आगे आना चाहिए फोरफ्रंट में। और ख़ास करके आप इनको भी अगर आप कहें जो फ्लोरिकल्चर के फार्मर साइड से रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इनको भी जरा थोड़ा देखना चाहिए भाई, इनको इकट्ठा करें, फार्मर्स को इकट्ठा करें। और जैसे जानकारी देनी है, जानकारी के लिए तो मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ, उसमें कोई परेशानी नहीं। थैंक यू सो मच शर्मा साहब। फ्लावर प्रोडक्शन किसान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये ऐसा एक तरीके का कल्टीवेशन है जिसकी इनकम पर हेक्टेयर बाकी प्लांट्स के कंपैरेटिवली और बाकी खेती से ज़्यादा होती है। साथ ही में फ्लावर्स की खेती करने के लिए, फूलों को उगाने के लिए सरकार भी कई सारे इंसेंटिव देती है। सरकार भी कोशिश करती है कि जगह जगह पर फूल उगाए जाएं। वो इसलिए क्योंकि भारत दुनिया भर में दूसरा हाईएस्ट फ्लावर प्रोड्यूसर है। इस वजह से सरकार ये कोशिश करती है कि स्मॉल फार्मर्स, छोटे और मार्जिनल फार्मर्स को 40% कॉस्ट 40% उनकी कॉस्ट कंपनसेट की जाए, 40% कॉस्ट असिस्टेंस दी जाए। और वहीं हिमालयन स्टेट्स और नॉर्थ ईस्ट में ये कहा जाता है कि 50% कॉस्ट असिस्टेंस जो है वो सरकार देती है। उसमें भी जो कट फ्लावर्स होते हैं उसमें 1 लाख पर हेक्टेयर की सहायता तक जो है वो सरकार करती है। बल्बुलस फ्लावर्स यानी कि ट्यूलिप्स जैसे होते हैं, उसके अलावा जो बल्बुलस फ्लावर्स होते हैं उसमें 1.50 लाख पर हेक्टेयर के हिसाब से सरकार सहायता करती है। और लूज फ्लावर्स के मामले में यानी कि गेंदे का फूल या मैरीगोल्ड जिसको आम बाग में लगाया जा सकता है और जो लूज फ्लावर्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए भी 0.40 लाख पर हेक्टेयर के हिसाब से सरकार सहायता करती है। ये सारा काम सरकार कर रही है यही इंश्योर करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर प्रोडक्शन बढ़ाई जाए। वहीं हिमालयन स्टेट्स में जहाँ ये देखने को मिलता है कि अगर हिमाचल प्रदेश है वो भी हमसे कम फ्लावर्स उगाता है, वहाँ पे जो खेती होती है फूलों की वो 17,000 मेट्रिक टन पिछले 2019-20 में हुए। बाकी जो स्टेट्स हैं जैसे कि पंजाब हो गया, पंजाब में भी 13,000 मेट्रिक टन 2019-20 में फूल उगाए गए। इन सभी स्टेट्स में जम्मू कश्मीर हिमालयन रीजन में सबसे आगे है 31,000 मेट्रिक टन के साथ। लेकिन फिर भी हम मुकाबला नहीं कर सकते तमिलनाडु का जहां पर 508,000 मेट्रिक टन फूल उगाए जाते हैं। हम मुकाबला नहीं कर सकते कर्नाटका का जहां पर 348,000 मेट्रिक टन फूल उगाए जाते हैं। आखिर क्यों? आपने सुना ही होगा बातचीत में कि ये कहा जा रहा है फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के ऊपर अभी भी इतना फोकस सरकार का नहीं है। अगर सरकार कोशिश करे तो फूलों की खेती जम्मू कश्मीर में और ज़्यादा हो सकती है। किसानों को भी अवेयर करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस कैंपेन चलाने की ज़रूरत है ताकि उन्हें भी मालूम हो कि अगर वो फूल उगाते हैं तो वो ज़्यादा इनकम जो है वो कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर वो बाकी क्रॉप्स उगाते हैं। और वही दूसरी ओर जो अरोमा मिशन केंद्र सरकार चला रही है, उस अरोमा मिशन के तहत भी जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाके हैं, चाहे डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, भद्रवाही, ये सभी इलाके हैं, यहाँ पर वो फूल उगाए जा सकते हैं जिनकी सुगंध बहुत अच्छी है, जिसका इस्तेमाल ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद अलग अलग प्रोडक्ट्स में होता है, साबुन में होता है, परफ्यूम में होता है, इन सब चीज़ों में होता है। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान देगी फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के ऊपर? और क्या जम्मू कश्मीर का किसान अब फूल और ज़्यादा उगाना शुरू करेगा?